हेलो डियर्स, मैं एन के सर और आज मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल सीरीज़ लेकर के आया हूँ क्लास 9th का। अब से हम लोग क्या करेंगे, एक इस सीरीज़ में जो है आपको क्लास 9 का फिजिक्स का जितना भी चैप्टर्स है आप लोग को एकदम बढ़िया तरीके से आप लोग को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलने वाला है एन के सर के थ्रू। ठीक है, तो मैं हूं एन के सर और मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार वे में बहुत ही रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को हर एक चैप्टर को पढ़ाऊंगा, जो कि आप लोगों को एकदम फील के साथ समझ में आ जाएगा, ये मेरा गारंटी है। देखो यार, होता क्या है कि स्टूडेंट्स पढ़ाई तो करते हैं, बट जिस तरह से पढ़ाई करना चाहिए, इसको अपने रियल लाइफ से जिस तरह से इंटर रिलेट करना चाहिए, वो उस तरह से नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं उनका कॉन्सेप्ट जो है अधूरा रह जाता है। ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे कि हर एक चीज़ को रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे, और मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग अगर एक बार इस चैप्टर को या फिर मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया चैप्टर है अगर आप लोग पढ़ लोगे ना, तो दावा है कि आप लोग कभी जीवन में इस चीज़ को नहीं भूलोगे। क्योंकि यार मैं हर एक चीज़ को रियल लाइफ एग्जाम्पल से जोड़ने की कोशिश करता हूँ। नेचर से जब तक आप लोग नहीं जोड़ोगे, ठीक है, क्योंकि यार हम लोग नेचर में रहे हैं और नेचर के साथ हम लोग बहुत ही बढ़िया से घुल मिल गए हैं। कहीं ना कहीं अगर हम लोग हर एक टॉपिक को अगर नेचर के साथ अगर इंटर रिलेट अगर कर पाएंगे ना, तो गारंटी है कि आप लोगों को कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। नेचर से इंटर रिलेट होने से फ़ायदा ये होगा कि आप लोग को विजुअलाइज हो जाएगा कि हाँ यार, इस टॉपिक का मतलब स्पेसिफिक हम लोग इससे इंटर रिलेट कर पा रहे हैं। तो होगा क्या कि टॉपिक पढ़ने के बाद आप लोगों को ये भी फील आएगा कि यार मैं न्यूमेरिकल जो है एकदम कॉन्सेप्ट के साथ बना पा रहा हूँ। अधिकतर स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम ये आता है कि सर न्यूमेरिकल्स नहीं बनता है। तो न्यूमेरिकल्स नहीं बनने का पीछे का रीज़न एकमात्र यही है कि उनका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर नहीं है। देख सकते हो, ठीक है। तो क्लास 9 फिजिक्स मोशन चैप्टर है, अंडरस्टैंड मोशन कॉन्सेप्ट मेड इजी। ठीक है, कहने का मतलब है कि हम लोग जो है इसको बहुत ही इजीली जो है समझने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स एंड प्रैक्टिस। तो एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस जो होगा वो हम लोग पहले तो एग्जाम्पल जो हम लोग लेने वाले हैं वो रियल लाइफ एग्जाम्पल से लेंगे, ठीक है, जो नेचर से रिलेटेड होगा। और फिर जब इसका स्कोर हाई इन एग्जाम्स, मतलब समझ जाओ कि हम लोग ऐसा पढ़ लेंगे ना कि एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन होगा हम लोग तुरंत जो है इंटर रिलेट कर पाएंगे, और आप लोग को एकदम फील के साथ रियलिस्टिक लगेगा कि यार ये चैप्टर तो हम लोग पहले से ही जानते हैं। ठीक है, तो ये होना चाहिए, ये फील आना चाहिए आप लोगों को। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, इसमें बहुत सारा टर्म्स के बारे में पढ़ना है, तो पहले मैं बता देता हूँ कि क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, देख सकते हो टॉपिक्स क्या है हम लोगों का। तो मैं सबसे पहले इसका लिस्ट बना देता हूँ, देख सकते हो। देखो यार, क्लास 9th का जो फिजिक्स है इसमें हम लोग को कौन कौन सा टॉपिक्स पढ़ना है मोशन चैप्टर में। बेसिकली सबसे पहले तो हम लोग रेस्ट एंड मोशन का डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं कि रेस्ट और मोशन क्या होता है। अब आप लोग मत बोलना कि यार रेस्ट और मोशन हम लोग को बहुत बढ़िया तरीके से आता है। 2 मिनट रुको, आप लोग को फील आ जाएगा कि यार रेस्ट और मोशन में भी आप लोग गड़बड़ कर सकते हो। ठीक है, टॉपिक कितना भी आसान क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका रियल और एक्चुअल कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों के पास नहीं होगा ना, तो आप लोग कहीं भी फंस सकते हो। और मेरा मानना यह है कि अगर आप लोग पढ़ाई करते हो तो एकदम शानदार वे में पढ़ाई करो, वरना मत करो यार, बीच का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। अगर पढ़ना है तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ और पूरा समझ जाओ कि कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई करेंगे। ये नहीं कि आधा नॉलेज लेकर के हम लोग ये कर दिए, नहीं, आधा अधूरा नॉलेज वैसे भी बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग का टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, फिर हम लोग कुछ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ से जो है ना आप लोगों को कुछ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आप जानना स्टार्ट करोगे कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है। तो ये सभी टर्म्स को अगर आप लोग अच्छे से क्लियर कर लोगे ना, तो गारंटी है कि आप लोगों को 11th तक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। यार क्लियर कहने का मतलब है कि एकदम फुल कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को समझ में आना चाहिए, और इसका इतना खतरनाक न्यूमेरिकल मैं आप लोगों से ही बनवाऊंगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट पे आप लोग ध्यान दो। ठीक है, फिर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, और एक्चुअली में जो हम लोग पढ़ते हैं एवरेज वर्ड, वो क्यों पढ़ना पड़ता है, ये भी हम लोग बहुत ही शानदार वे में समझेंगे। ठीक है, फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, एरिया अंडर कर्व क्या बताता है, आप लोगों को बहुत ही शानदार वे में बताने वाला हूँ। फिर इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हो, पढ़े भी हो गए है ना कि 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, उसके बारे में हम लोग आइडिया लेंगे। फिर न्यूमेरिकल्स एंड प्रैक्टिस, इतना ज़्यादा न्यूमेरिकल और प्रैक्टिस करेंगे कि आप लोग को एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। एग्जाम में तो आप लोग एकदम शानदार वे में आप लोग पेपर बना करके आओगे। ठीक है, चलो देखते हैं। चलो हम लोग आते हैं डायरेक्टली ब्लैक बोर्ड पे। ठीक है, और हम लोग यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। देखो यार, सबसे पहली बात जो चैप्टर है मोशन, तो सबसे पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा 2 टर्म। बोले अच्छा 2 टर्म क्या क्या? एक तो रेस्ट और दूसरा मोशन, कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। देखो यार,
रेस्ट और मोशन जो होता है ना वो एक्चुअली में रिलेटिव टर्म है, वो एक्यूरेट टर्म नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो रेस्ट है तो रेस्ट ही है, नहीं, उसका एक फिक्स डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। डेफिनेशन तो कहने का मतलब अगर आप लोग बोलूँ, अगर मैं आप लोगों को एक सवाल करूँ कि बताओ यार ये मार्कर आप लोगों को कैसा नज़र आ रहा है, आप लोग ऑफकोर्स बोलोगे कि ये रेस्ट में है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग रनिंग करते हुए देखोगे तो आप लोग बोलोगे कि यार ये मोशन में है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि हम लोग किस फ्रेम से देख रहे हैं। एक ऐसा फ्रेम से देख रहे हैं जो रेस्ट में है तो उसके रिस्पेक्ट में रेस्ट वाला बॉडी रेस्ट में नजर आएगा, और अगर आप लोग मोशन वाले फ्रेम से देखोगे तो रेस्ट वाला बॉडी भी आप लोगों को मोशन में नजर आ सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है रेस्ट और मोशन को समझना जो है ना, दुनिया में कोई भी रेस्ट नहीं है। अगर मैं रियलिस्टिक के बारे में अगर बात करूं तो दुनिया में कोई भी बॉडी जो है रेस्ट नहीं है, ठीक है। हर एक बॉडी मोशन में है। बोले यार ये क्या बात बोल रहे हो, चलो मैं अभी आप लोगों को बताता हूं रिलेटिव मोशन का फंडा। देखो समझो पहले बात को। अगर मैं बात करूं जैसे सपोज दैट कि रेस्ट का डेफिनेशन क्या होता है, देखो सबसे पहले मैं लिखना चाहूँगा रेस्ट, ठीक है। तो रेस्ट क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट। आप लोग समझने की कोशिश करना। एन ऑब्जेक्ट, देखो यार मैं चाहता तो पीपीटी से बना करके पहले से ही आप लोगों को ये सब दे सकता था, लेकिन यार वैसा फील नहीं आता है। अगर आपको फील चाहिए ना तो एक पेन और एक वाइट पेपर, बस तभी आप लोगों का एक्चुअल नॉलेज जो है मापा जा सकता है, ठीक है। पीपीटी से तो यार सबको पढ़ा सकता है, वो तो बहुत ईजी पार्ट है, ठीक है। अगर टीचर ही अगर कॉपी पेस्ट करके पढ़ाए तो स्टूडेंट को यार ये फील नहीं आता है कि यार ये टीचर से नहीं हो रहा है तो मेरे से क्या होगा। इसीलिए मैं एकदम ब्लैंक रखा हूँ और आप लोग को एकदम फील के साथ पढ़ाने वाला हूँ। चलो देखो एकदम शानदार वे में, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट if its position does not change with respect to, अभी मैं समझा दूंगा सारा, does not change with respect to time and surrounding, ठीक है, टाइम एंड सराउंडिंग। क्या बोला, देखो यार सिंपल सा बात है। अगर मैं बोलूं कि कोई बॉडी यार रेस्ट में है, इसका मतलब क्या समझते हो, इसका मतलब सिंपल सा बात है कि ये बॉडी अगर किसी के लिए रेस्ट में है तो इसका मतलब है कि सराउंडिंग में जितना भी ऑब्जेक्ट दिख रहा है उसके रिस्पेक्ट में अगर ये बॉडी अपना पोजीशन चेंज नहीं करता हो, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे रेस्ट में। मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन नहीं बदल रहा हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेस्ट में बोलेंगे। अगर हम फुल देहाती में अगर बोलूँ ना तो इसका सिंपल मतलब पता है क्या है, किसी बॉडी को देखने के लिए, ठीक है, अगर मुझे अपना गर्दन नहीं घुमाना पड़ रहा है, मतलब एक जगह गर्दन टिका करके देखना पड़ रहा है, ठीक है, तो समझ जाऊंगा कि वो बॉडी मेरे लिए क्या है, रेस्ट में है। लेकिन अगर उस ऑब्जेक्ट को अगर मुझे ऑब्जर्व करना है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, तो अगर मैं उसको एक जगह अगर गर्दन रखूंगा तो हो सकता है वो आगे बढ़ जाए अगर वो मोशन में होगा तो मेरा ये विजुअलाइजेशन खत्म हो जाएगा, उसको मैं विजुअलाइज नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे किसी बॉडी को लॉन्ग टाइम के लिए अगर मुझे देखना है तो अगर मुझे अपना गर्दन में एक जरा भी मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रखा हूँ और उस ऑब्जेक्ट को हमेशा ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, इसका मतलब वो रेस्ट में है। और अगर उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए मुझे अपना गर्दन घुमाना पड़ रहा है बार बार तो समझ जाना कि वो बॉडी मोशन में है, ठीक है। लेकिन यार ऐसे एग्जाम में थोड़ी लिखोगे आप लोग, ठीक है, इसका फील आप लोग को बस दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो गर्दन कब नहीं घुमाना पड़ेगा, जब वो बॉडी अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हो, और अगर वो बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रहा हो टाइम और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में तो इसका मतलब वो क्या है, मोशन में है। क्या है, मोशन में है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग। अगर कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है टाइम और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में तो उसको हम लोग रेस्ट में बोलेंगे, और अगर कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा हो टाइम के रिस्पेक्ट में या सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में तो उसको हम लोग मोशन में बोलेंगे। सिंपल सा बात है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, उसको हम लोग रेस्ट में बोलते हैं। और मोशन क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, ठीक है। ये होता है मोशन का डेफिनेशन। बट रेस्ट और मोशन जो है ना वो एक्चुअली में बोथ आर रिलेटिव टर्म, ये एक्यूरेट टर्म नहीं है। बोले क्या बोलना चाह रहे हो, देखो यार ऐसा नहीं हो सकता है अगर मुझे कोई बोला कि सर मैं एग्जैक्ट आपको आज 5 बजे देखा कि आप रेस्ट में थे, कोई दूसरा बंदा बोल रहा है नहीं सर आपको मैं एग्जैक्ट देखा 5 बजे आप मोशन में थे। अब बताओ यार क्या दोनों सही है या कोई एक सही है, तो यार यहाँ पर दोनों सही हो सकता है। बोले कैसे यार, देखो एकदम सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। देखो अगर सपोज दैट मैं सपोज ये ट्रेन है, ठीक है, इस ट्रेन पे मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है। अभी बहुत सारा एग्जांपल दूंगा, देखो ध्यान देना। एक ट्रेन का जो विंडो साइड होता है ना, 2 सीट लगा हुआ रहता है, तो यहाँ पर एक मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है, एन के सर, और यहाँ पर कोई एक दूसरा बंदा बैठा हुआ है मान लिया जाए
अपना कलुआ है, चलो ठीक है, क्या है, कलुआ। और प्लेटफॉर्म से जो है अपना ललुआ जो है ना वो क्या कर रहा है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है मुझे, ठीक है। और ये ट्रेन जो है आगे बढ़ रहा है, ठीक है, ये ट्रेन जो है आगे मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, मूव। तो जरा बताओ यार, अच्छा ये अपना ललुआ है। तो देखो अगर मैं बोलूँ कि बताओ इसमें क्या क्या हो सकता है, देखो ये कलुआ के रिस्पेक्ट में एन के सर क्या है, रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में मेरा पोजीशन नहीं बदल रहा है, ठीक है। ये जब भी देख रहा है मुझे अपने एक फिक्स डिस्टेंस पे देख रहा है, मेरा पोजीशन नहीं बदल रहा है। तो कलुआ क्या बोलेगा, एन के सर इज एट रेस्ट, है ना, एन के सर इज एट रेस्ट। लेकिन ललुआ क्या बोलेगा कि यार मुझे तो एन के सर को देखने के लिए अपना गर्दन घुमाना पड़ रहा है, पहले यहाँ पर देखा, फिर यहाँ ट्रेन आगे बढ़ जाएगा, फिर मुझे यहाँ देखना पड़ रहा है। इट मीन्स मेरे रिस्पेक्ट में एन के सर का पोजीशन बदल रहा है। इसका मतलब ललुआ के रिस्पेक्ट में क्या होगा, मोशन में होगा। तो देखो एक ही टाइम में किसी एक के लिए मैं रेस्ट में था और किसी एक के लिए मैं मोशन में हूँ। इसका मतलब है कि रेस्ट और मोशन जो है वो एक दूसरे का रिलेटिव टर्म है। बात को समझने की कोशिश करो, ठीक है। चलो दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, एकदम दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हो। चलो सपोज करो, देखो सपोज करो कि एक लिफ्ट है, एलिवेटर, ठीक है, क्या है, लिफ्ट, एलिवेटर है जो कि पूरा ट्रांसपेरेंट ग्लास से बना हुआ है, ठीक। अभी बहुत सारा एग्जांपल दूंगा, देखो ठीक है। यहाँ पर मान लिया जाए मैं एन के सर, ठीक है, और यहाँ पर एक यही अपना कलुआ है और बाहर से जो है ग्राउंड से ललुआ देख रहा है अपना, ठीक है, ललुआ। तो अगर ये लिफ्ट यानी एलिवेटर ऊपर जा रहा है तो बताओ इसके कलुआ के रिस्पेक्ट में मैं तो फिक्स हूँ, मेरा पोजीशन तो नहीं बदल रहा है। इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में मैं रेस्ट में कहलाऊंगा, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में वो क्या कहलाएगा, मोशन कहलाएगा, मतलब मैं मोशन में कहलाऊंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में मेरा पोजीशन हर एक पल बदल रहा है, चेंज हो रहा है। तो यही तो होता है रेस्ट और मोशन। तो रेस्ट और मोशन जो है ना किस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, वो डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। किस पे डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो प्लेस जहां से हम लोग पूरा वर्ल्ड को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, पूरा वर्ल्ड को ऑब्जर्व कर रहे हैं या फिर पूरा किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। सपोज दैट ये कमरा में मैं हूं, ठीक है, इस कमरे से मैं किसी ऑब्जेक्ट को अगर ऑब्जर्व कर रहा हूं तो ये कमरा मेरे लिए क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक प्लेस है जहां से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ना दो टाइप का होता है, ठीक है, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, वो तो अलग बात है, उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि हम लोग किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में रेस्ट और मोशन हर एक बॉडी के लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है। देखो यार समझने का बात है, अगर मैं बोलूं जैसे आप लोग बोलते हो, ठीक है, ये रिलेटिव टर्म है, क्या है, रिलेटिव टर्म। बोले क्या बोलना चाह रहे हो, देखो अगर सपोज कि यहां पर एक पेड़ है, ठीक है, और पेड़ पे जो है सपोज दैट अपना कालू बैठा हुआ है, ठीक है, बहुत गरीब है बेचारा। अब देखो ये कार से जो है अपना लालू आ रहा है, किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, ठीक है, ये अपना लालू है, बहुत ही अमीर है वो, ठीक है। तो देखो कालू जब देखेगा लालू को तो क्या नजर आएगा कि लालू जो है उसके तरफ आ रहा है, मतलब लालू मोशन में है, चूंकि इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन बदल रहा है, ठीक है। तो कालू क्या बोलेगा लालू को कि लालू इज कमिंग टूवर्ड्स मी, है ना, वो मेरे तरफ आ रहा है, मतलब लालू मोशन में है। और जब लालू देखेगा कालू को तो क्या बोलेगा कि यार मैं जैसे जैसे अप्रोच कर रहा हूँ, भले ये मोशन में है, ठीक है, तो उसको क्या लगेगा कि इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन बदल रहा है, मतलब वो कालू इसके तरफ आ रहा है। इसका मतलब लालू का स्टेटमेंट क्या होगा, कालू इज कमिंग टूवर्ड्स मी, है ना, कालू जो है मेरे तरफ आ रहा है। देखो यार तो डिपेंड करता है ना कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब किस जगह से वो ऑब्जर्व कर रहा है, इसके बेसिस पर रेस्ट और मोशन का डेफिनेशन, मतलब रेस्ट और मोशन हर एक बॉडी के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। एक ही टाइम में किसी बॉडी का किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में कहला सकता है और किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में कहला सकता है। वो डिपेंड करेगा कि वो दोनों ऑब्जेक्ट जो है ना, मतलब जो दोनों पर्सन है वो एक्चुअली में किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। चलो रेस्ट और मोशन तो आप लोग को बहुत ही शानदार वे में समझ में आ गया होगा कि रेस्ट और मोशन जो होता है वो एक्चुअली में रिलेटिव टर्म है ना, वो एक्यूरेट टर्म नहीं है, ठीक है। चलो अब देखो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। बोले अच्छा ये क्या होता है, ये किस चिड़िया का नाम है। तो देखो यार फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है ना, जिस किसी को भी हम लोग माप सकते हैं ना, मेजर कर सकते हैं, उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। जिस किसी को भी हम लोग माप सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे अगर मैं बोलूँ मैं 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, तो देखो यार 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया मतलब डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि हम लोग उसको मेजर कर पा रहे हैं, ठीक है। मास
कितना है 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, इसको भी मेज़र कर सकते हैं। लेंथ कितना है 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिक्स में हम लोगों को कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ना है, जो सबसे मेन होता है फर्स्ट डिस्टेंस, ठीक है। फर्स्ट हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है, डिस्टेंस के बारे में पढ़ना है। फिर सेकेंड हमको पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट के बारे में, एकदम शानदार वे में, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग को समझाऊंगा, ये तो मेरा गारंटी है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फिर थर्ड हम लोग पढ़ेंगे स्पीड, ठीक है, स्पीड पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी। फिर पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन। बस बोले अच्छा इतना ही है, हाँ, बट यार इसके बीच बीच में भी बहुत सारा पार्ट बताऊंगा कि एवरेज क्या होता है, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, ठीक है। ये तो मैं एक ऊपर से बता रहा हूँ कि एक्चुअली में ये सभी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ना है। तो चलो एक एक करके हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अप्रोच करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। बोले अच्छा ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। पूरा दुनिया जो है ना 9th क्लास में मैं ऑब्जर्व किया हूँ कि 99.9% लोगों को ये कन्फ्यूज़न हमेशा रहता है, और मैं दावे के साथ कहता हूँ, आपको लगता है ना कि वो बहुत बड़ा टॉपर है, मेरे पास लेकर के आओ। देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला सवाल में ही गड़बड़ ना करवा दिया तो मेरा नाम भी एन के सर नहीं, ठीक है। तो ये मेरा ओपन चैलेंज है। तो यार कहने का मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही अच्छा होना चाहिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है, तभी वो बन पाएगा, वरना नहीं बनता है। छोटा मोटा आप लोगों को न्यूमेरिकल दिखा दिया जाता है, आप लोगों को लगता है यार हाँ मैं तो इसमें हीरो बन गया हूँ, बट ऐसा नहीं है। देखो ना अभी मैं आने वाला हूँ, ठीक है। तो 9th क्लास भले है, लेकिन आप लोगों को एकदम जेई लेवल तक थोड़ा सा ट्रैवल करवाने की कोशिश करूँगा, ताकि आप लोगों को थोड़ा भी फील आ जाए कि हाँ यार न्यूमेरिकल मतलब कैसे सोचना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एकदम फिक्स है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है, कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो एकदम शानदार वे में कर सकते हैं। चलो ठीक है, पहले हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखो यार सबसे पहले मैं लिखता हूं, ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है। चलो पहले डिस्टेंस के बारे में बात करता हूं। देखो अभी मैं जैसा आप लोग के पास नॉलेज है उसके हिसाब से पढ़ा रहा हूं, फिर एकदम फील दिलवाऊंगा आप लोग को, एकदम बिंदास रहो। डिस्टेंस क्या होता है, इट इज़ द एक्चुअल पाथ। क्या होता है, इट इज़ द एक्चुअल पाथ, ठीक है, ये अपना एक्चुअल पाथ होता है, ठीक है। डिस्टेंस जो है पाथ डिपेंडेंट होता है, क्या होता है, पाथ डिपेंडेंट, ठीक है, इसलिए बोला एक्चुअल पाथ है, ठीक है। फिर डिस्टेंस जो होता है इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसका एसआई यूनिट होगा मीटर, ठीक है, क्या होता है, मीटर। और ये स्केलर क्वांटिटी है, अभी मैं बताऊंगा कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। देखो ठीक है, सिंपल सा बात, क्लास 9th के लिए उतना जानना जरूरी नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी क्लास 11th में बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ना होता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हर एक फिजिकल क्वांटिटी में ये चीज़ जरूर आएगा कि वो स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। तो पहले इसको आप लोग थोड़ा सा क्लियरिफाई कर लो कि क्या होता है। देखो कुछ फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़ता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक नंबर, ठीक है, एक वैल्यू, जिससे हम लोग क्या करते हैं, जज कर सकते हैं कि उस जो डाटा दिया गया है, जो वैल्यू दिया गया है, उससे हम लोग जज कर सकते हैं कि उसका साइज क्या होगा, वेट क्या होगा। तो इस तरह से एक हम लोग ओवरऑल उसका आइडिया ले सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ मेरे घर में ना बहुत बड़ा बक्सा है, तो यार आप लोग के मन में चले गया यार सर तो बोले बहुत बड़ा बक्सा है, लेकिन कितना बड़ा होगा एक अंदाज नहीं लग रहा है, एक डायग्राम आप लोग के माइंड में नहीं बन रहा है। आप लोग सोच रहे हो कि यार इतना होगा या इतना होगा या फिर इतना बड़ा होगा, ठीक है। तो अगर मैं एक वैल्यू बता दूं कि मेरे घर में एक बहुत बड़ा बक्सा है जिसका वजन जो है सपोज कर लो कि 100 किलो है, तो आप लोग यार अंदाज़ा लगा सकते हो कि यार हाँ 100 किलो लगभग इतना भारी होगा, ठीक है, या फिर इतना साइज का होगा। तो कहीं ना कहीं मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक नंबर होता है जिससे हम लोग जज करते हैं उस बॉडी के बारे में कि एक्चुअली में इसका साइज क्या होगा, ठीक है, क्या वेट हो सकता है, ये सभी हम लोग जज करेंगे। अब देखो मास और वेट डिफरेंट होता है दोनों, ठीक है, और इसमें भी लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, ये हम लोग आगे चल करके इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अभी फिलहाल के लिए हम लोग बात करते हैं। देखो तो दो फिजिकल क्वांटिटी होता है, एक फिजिकल क्वांटिटी होता है स्केलर क्वांटिटी और एक फिजिकल क्वांटिटी होता है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो हम लोग को डिफरेंशिएट करना होता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो वो स्केलर है या वेक्टर है। तो देखो वो डिफाइंड होगा कैसे, जिस फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए, ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ वैल्यू का जरूरत पड़ रहा है, डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, कोई रोल नहीं है, तो समझ जाना कि वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि देखो यार स्केलर वेक्टर कुछ नहीं, टेंसर होता है, ठीक है। एक्चुअली में
ठीक है, लोगों को ये गलत पढ़ाया जाता है सिलेबस में, ठीक है, टेंसर क्वांटिटी का रैंक 0, रैंक 1 इस तरह से पढ़ाया जाता है। लेकिन फिलहाल के लिए अभी हम लोग के सिलेबस में जैसा है उसमें हम लोग डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़ता हो, इट मीन्स सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चाहिए, उसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे एग्जाम्पल दूँ, टाइम। बोले अच्छा टाइम, अगर मेरे से कोई टाइम पूछा कि सर क्या टाइम हो रहा है, तो मैं बस मोबाइल निकाल करके, ठीक है, और टाइम बता दूंगा कि 8:13 हो रहा है। अब उसका सवाल ये नहीं होना चाहिए कि किधर बज रहा है, अगर ये सवाल हुआ तो बस कान के नीचे एक दे देना है बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़ता है उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, और जिस फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। बट जरा यार रुको, ठीक है, 9th क्लास में थोड़ा सा बोला ना कि लिमिटेशन होता है कि यार ज़्यादा भी नॉलेज नहीं देना है, ठीक है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद भी वो वेक्टर नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी आप लोग के सिलेबस में ये नहीं है, वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा क्या होता है इसके बारे में आप लोग को पढ़ना ही नहीं है, तो वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा भी फॉलो होता है। फिलहाल के लिए मैं अभी आप लोग को ज़्यादा मुद्दे से भटकाऊंगा नहीं, सिंपल से बात याद रखो कि जिस फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़ता हो उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। जिसका एग्जांपल दिया अभी मैंने, टाइम, मास, ये सभी क्या है, डिस्टेंस, ये सभी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड, ये सभी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और भी हम लोग बहुत सारा भी डिस्कस करने वाले हैं। और जिस फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी जरूरत पड़ रहा हो उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। बोले अच्छा एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल हो गया फोर्स। जैसे मैं अगर बोलूँ कि बॉटल है आपके पास, ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि यार इसमें 50 न्यूटन का फोर्स लगाओ, ये खुल जाएगा ढक्कन, ठीक है। तो सिर्फ देखो यार मैग्नीट्यूड बताने से नहीं होगा, आप लोग उल्टा डायरेक्शन में अगर उसको रोटेट करवाओगे, ठीक है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और वो खुल रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो 50 न्यूटन क्या 60 भी दे दोगे तो भी नहीं खुलेगा वो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि उसको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का नीड होता है, तो वैसे क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। सिंपल से बात आप लोग याद रख लो, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि यार इसको डिफाइन करने के लिए हम लोगों को डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, इसलिए हम लोग इसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। अच्छा, डिस्टेंस 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, बट यार नेगेटिव मत कर देना कभी, ठीक है। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है, डिस्टेंस सिर्फ पॉजिटिव और 0 होगा, ठीक है। क्लियर है ये बात। चलो अब देखो डिस्प्लेसमेंट, ये पाथ डिपेंडेंट होता है, मतलब जिस पाथ पे जाएगा वो पाथ पे डिपेंड करेगा। जैसे सपोज दैट कि अगर मेरे पास ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है, ए पॉइंट और बी पॉइंट, हो सकता है ये इस पाथ से गया हो ए से बी, ठीक है, ये हो सकता है ऐसे घूम के नाच के जाए इस ए से बी तक, ठीक है। तो इसका जो एक्चुअल पाथ होगा, सपोज दैट इसका 500 मीटर है एग्जाम्पल, और ये मान लो 5 किलोमीटर है, तो पता है डिस्टेंस जो होगा ना वो पाथ पे डिपेंड करता है। अगर ये वाला पाथ पे जाएंगे तो इसका डिस्टेंस 500 मीटर कहलाएगा, और अगर कोई पर्सन अगर इस पाथ से जाता है तो उसका डिस्टेंस कितना कहलाएगा, 5 किलोमीटर। भले वो ए से बी ही जा रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो घूम के जाए, नाच के जाए, कैसे भी जाए, उसका जो एक्चुअल पाथ होगा वही उसका क्या होगा, डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है वो पाथ पे डिपेंड करता है, इट मींस पाथ डिपेंडेंट होता है। चलो यार बहुत बढ़िया। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट में। रुको यार, अभी एकदम फील नहीं आएगा, फील आएगा, थोड़ा वेट करो, आपको एकदम शानदार में फील कराऊंगा, टेंशन का एकदम नहीं लेना है। देखो अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ। सिंपल बात बोलूँ तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ। क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। आप लोग लिख लो, इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, इसका भी ऐसा यूनिट मीटर होगा, क्या होगा, मीटर, ठीक है। और ये कैसा क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। कैसा होगा, वेक्टर क्वांटिटी। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब जैसा भी पाथ पे जाए उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करेगा, किस पाथ से जा रहा है उससे इसको कोई मतलब नहीं है। अभी मैं बताऊंगा एग्जांपल के साथ, देखो। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ना। पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और यहाँ नेगेटिव का मतलब है डायरेक्शन, ठीक है। नेगेटिव का मतलब आप लोग ये मत समझना कि यार नेगेटिव आ रहा है मतलब लेंथ नेगेटिव कैसे हो सकता है, वो डायरेक्शन बताता है सिर्फ, ठीक है। चलो, तो नेगेटिव साइन का सिर्फ ये नहीं कि नेगेटिव इंटीजर को ही हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका मतलब डायरेक्शन भी होता है फिजिक्स में, ठीक है। चलो खैर अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, है ना। इट इज़ अ पाथ इंडिपेंडेंट
इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। इट मीन्स ए से बी अगर हो, जैसे सपोज दैट कि इसको ए से बी जाना है, ठीक है, ए से बी जाना है, तो चाहे वो ऐसे घूम के जाए या सीधा चला जाए या फिर ऐसे घूम के जाए, ठीक है, कितना भी घूम के जाए, तो उसका डिस्प्लेसमेंट पता है, यही शॉर्टेस्ट पाथ कहलाएगा। ठीक है, मान लो सपोज दैट ये 5 मीटर है, इधर से जा रहा है तो 500 मीटर है, ठीक है, कितना है 500 मीटर, 500 मीटर, और ये सपोज दैट ये 800 मीटर है। ठीक है, अगर कोई पर्सन इस पाथ से जाता है, पाथ नंबर 1, अगर कोई पर्सन इस पाथ से जाता है, पाथ नंबर 2, अगर इस पाथ से जाता है, पाथ नंबर 3, तो सुन लो ध्यान से, अगर कोई पर्सन ये पहला नंबर पाथ से जाता है तो उसका डिस्टेंस कितना कहलाएगा 500 मीटर, बट डिस्प्लेसमेंट कितना कहलाएगा 5 मीटर। क्यों? क्योंकि बस देखना ही ये है कि डिस्प्लेसमेंट में ये देखा जाता है कि इसको कहाँ से कहाँ जाना है। इट मीन्स इनिशियल से फाइनल पॉइंट, बस उसका जो सबसे छोटा सा पाथ होगा वही उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। वो किस रास्ते से जा रहा है उसको इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अगर वो कोई पर्सन अगर 1 पाथ से भी अगर जाता है तो उसका डिस्टेंस तो 500 कहलाएगा, बट डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर कहलाएगा। और अगर कोई पर्सन सेकेंड पाथ से जाता है तो उसका डिस्टेंस भी 5 मीटर कहलाएगा और डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर कहलाएगा। और अगर कोई पर्सन 3 पाथ से जाता है तो उसका डिस्टेंस 800 मीटर कहलाएगा, एक्चुअल पाथ जिस रास्ते से हो गया है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अभी भी शॉर्टेस्ट वाला ही होगा, इट मीन्स 5 मीटर ही होगा। तो ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलो अब हम लोग आते हैं फील लेते हैं। ठीक है, फील ये ले रहे हैं कि सपोज करो कि ए से बी किसी को जाना है, ठीक है, ए से बी जाना है किसी को, एकदम बढ़िया तरीके से आप लोग को फील आएगा, एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, ए से बी जाना है और ए से बी इसका जो शॉर्टेस्ट पाथ है ना वो 50 किलोमीटर, मान लो कितना है 50 किलोमीटर। अब 2 पर्सन जो है चैलेंज लगाया कि चलो देखते हैं किसके पास एनर्जी ज़्यादा है ना, ए से बी पहुंचना है, कहाँ, ए से बी पहुंचना है। ठीक है, तो अपना एक कालू है और एक लालू है। कालू बोला कि ठीक है यार चलो चैलेंजिंग, मतलब जो चैलेंज है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और वो एक्सेप्ट कर लिया दोनों। ठीक है, ये अपना कालू है और ये लालू है। तो कालू जो है ना बेईमानी कर दिया, ठीक है, वो क्या किया, एनर्जी ड्रिंक ले लिया, रेड बुल पता है ना जो एनर्जी ड्रिंक होता है, तो वो एनर्जी ड्रिंक ले लिया। और लालू का नज़र चल गया कि यार कालू तो बेईमानी कर रहा है, तो हम तो उससे भी हैवी वाला बेईमानी करेंगे। ठीक है, उससे भी हैवी ड्रिंक लेंगे, एनर्जी ड्रिंक, ठीक है, जो गांव वगैरह में आता है ना, महुआ जिसको बोलते हैं वो। ठीक है, तो वो ले लिया। अब कालू जो है एकदम, इसके पास तो एनर्जी का कमी था नहीं, तो एकदम स्ट्रेट जा करके वो ए से बी पहुंच गया। इसके पास तो बेचारे के पास वो बहुत ज़्यादा एनर्जी ले लिया है। ठीक है, तो एकदम मतलब बोला कि कालू तो 50 किलोमीटर जाएगा ना, मैं तो एकदम उसको एकदम इधर से इधर डोलते है ना, 50 भले था लेकिन वो कितना ट्रैवल कर गया, 80 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर मैं डिस्टेंस पूछूँ एक जगह, एक बार पूछूंगा डिस्टेंस और एक बार पूछूंगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो जरा बताओ कालू का डिस्टेंस क्या होगा, कालू का एक्चुअल पाथ कौन सा था यार, देख लो, कालू का एकदम स्ट्रेट था, यानी 50 किलोमीटर। इसका डिस्टेंस कितना है, 50 किलोमीटर है। इसका बताओ कालू का तो डिस्टेंस हो गया, लालू का डिस्टेंस कितना है, जल्दी बताओ। लालू का डिस्टेंस देख तो, इसका एक्चुअल पाथ कितना है, ये वाला पाथ को ट्रैवल किया है, इट मीन्स 80 किलोमीटर। तो डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ। डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर पूछूं तो बताओ यार कालू का डिस्प्लेसमेंट कितना है और एक बार लालू का डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो आप लोग देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इट इज पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो भले वो किस रास्ते से गया उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों के लिए जो सबसे छोटा रास्ता होगा वही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। कालू तो देखो सीधा गया था, ठीक है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी 50 ही होगा, भले वो कैसे भी रास्ते से जाता है उससे कोई मैटर नहीं है। उसी तरह से लालू देख लो, भले ही इस रास्ते से गया है बट इसका शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है, इसको जाना था ए से बी, तो ए से बी को मिलाने वाला जो सीधा स्ट्रेट सबसे छोटा पाथ होगा वही अपना क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका भी डिस्प्लेसमेंट हो गया 50 किलोमीटर। ठीक है, तो देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ। अब देखो यार, अगर मैं पूछूं एक सवाल कि बताओ यार डिस्टेंस, पहला सवाल का जवाब दो, डिस्टेंस क्या बड़ा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से? बिल्कुल सही यार, हो सकता है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है छोटा पाथ, सबसे छोटा, उससे छोटा और कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन एक्चुअल पाथ होता है डिस्टेंस, वो अगर लंबा रास्ता से ट्रैवल करेगा तो उसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा और डिस्प्लेसमेंट छोटा हो जाएगा। इट मीन्स ये बिल्कुल सही है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, ये बात सही है। अब बताओ दूसरा बात, क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है? क्या ये दोनों बराबर हो सकता है? बोले हाँ यार बराबर तो हो सकता है। देख सकते हो यहाँ पर कि कालू का डिस्टेंस भी 50 था और डिस्प्लेसमेंट भी 50 था, मतलब दोनों बराबर हो सकता है। कैसे? अगर कोई पर्सन उसी छोटा पाथ पे अगर चल जाए तो उसका डिस्टेंस भी वही कहलाएगा और डिस्प्लेसमेंट भी वही कहलाएगा, मतलब ये दोनों बराबर है। इन दोनों को मर्ज करके पता है क्या नोट लिखेंगे?
देखो यार नोट में कहाँ लिख दूँ, हाँ चलो यहाँ लिख देता हूँ। नोट ये है, देखो बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ। देखो डिस्टेंस जो होता है, ठीक है, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर कोई आप लोगों से सवाल करे कि क्या बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है, बोलना हाँ बिल्कुल हो सकता है। कब हो सकता है? जब कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट एकदम शॉर्टेस्ट पाथ पे ही ट्रैवल कर जाए तो उसका डिस्टेंस भी वही कहलाएगा और डिस्प्लेसमेंट भी वही कहलाएगा। ठीक है, क्लियर ये बात? चलो, और ये नोट करके लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 5 स्टार। क्लियर? तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इक्वल कब होगा? जब कोई बॉडी अगर उसी शॉर्टेस्ट पाथ पे अगर ट्रैवल कर जाए तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। चलो यार अब देखो, अब ध्यान देना, अब दूसरा पार्ट। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देता हूँ। देखो भोलू भुलक्कड़ का, बोले यार शानदार शानदार एग्जांपल लेकर के आया हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, भोलू भुलक्कड़ एकदम आप लोग को भूलने नहीं दूंगा। ठीक है, बोले नाम भी तो भुलक्कड़ रखे हो। ठीक है, देखो एकदम शानदार वे में आप लोग को एकदम फील के साथ समझ में आएगा, बस थोड़ा सा धैर्य रखो। देखो एक भोलू भुलक्कड़ था। ठीक है, इसका नाम भोलू भुलक्कड़ इसलिए रखा गया कि यार ये छोटा से छोटा चीज़ भी भूल जाता है हमेशा के लिए। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ, उसके पापा बोले, वो सो रहा था, सुबह उसके पापा उठाने गए और बोले कि बेटा देखो जा करके तुमको नानी माँ को लेकर के आना है एयरपोर्ट से। ठीक है, कहाँ से? एयरपोर्ट से। ठीक है, 8 बजे जस्ट पहुँचने वाली है, तुमको 5 बजे उठा रहा हूँ, जाओ जल्दी मुँह वगैरह धो करके अपना निकल जाओ वहाँ से। ठीक है, तो हुआ क्या, देखो चलो समझना इस बात को। कहाँ जाना है इसको? एयरपोर्ट। तो उसके पापा जो है अपना टकला वेरी स्मार्ट को छोड़ दिए, टीवीएस। ठीक है, टीवीएस को बोले कि ये लो आज मैं छोड़ दे रहा हूँ, मैं टोटो से चला जाऊँगा, तुम नानी माँ को पिकअप कर लेना। ठीक है, तो लालू बोला ठीक है। तो हुआ क्या, देखो अब यहाँ से ये इसका घर है, ये होम है, लेकिन होम और एयरपोर्ट में जो है बहुत सारा नेम पड़ता है। मतलब समझ जाओ कि जैसे मुंबई और दिल्ली के बीच में बहुत सारा चीज़ पड़ेगा ना, सिटी, तो वैसे ही। ठीक है, या गांव का नाम जो भी है समझ लो। तो और भी पॉइंट था यहाँ पर। तो यहाँ होम से ए तक का डिस्टेंस मान लो है 20 किलोमीटर, सपोज दैट। ए से बी है मान लो 10 किलोमीटर, और बी से एयरपोर्ट है सपोज दैट 15 किलोमीटर। चलो ये समझ लेना। ठीक है, तो हुआ क्या, नाम तो भोलू भुलक्कड़ था। ठीक है, तो वो बस चाबी घुमाते हुए यहाँ से गया। पाथ को आप लोग समझने की कोशिश करना, ऐसे गया, ए तक पहुँचा, ए पे मैं मिला, बोला भोलू कहाँ जा रहे हो? तो बोला कहीं नहीं भैया, जा रहे नानी को लाने। तो बोले कि नानी को क्या अपना सर में बैठाओगे? बाइक वगैरह तो लिए नहीं। बोले अच्छा भूल गए। तो फिर से वो कहाँ जाता है? घर जाता है। ठीक है, फिर से घर जाता है। अब फिर से यहाँ से टीवीएस लेकर के आता है। ठीक है, और ए पे जो है उसका 2 दोस्त मिल जाता है और ये चल जाता है बी तक। ठीक है, फिर मैं बी पे मिला, बोला कहाँ जा रहे हो? बोला नानी माँ को लाने जा रहे हैं। बोला क्या सर पे बैठाओगे? 2 जन को तो ऑलरेडी तुम धो करके ले जा रहे हो। बोला हाँ ये तो अच्छा याद दिला दिए। ठीक है, तो वो फिर से घर चला गया। ठीक है, फिर से वो घर चला गया रिवर्स, उन दोनों को पिकअप मतलब छोड़ने के लिए, ताकि नानी माँ को लेके आए। फिर वो ए तक गया और बोले यार चश्मा तो भूल ही गए हैं, है ना, स्टाइल कैसे मारेंगे? फिर वो गया घर और फिर वापस यहाँ से एयरपोर्ट पहुँचा। मस्त नानी माँ अच्छा से चप्पल लेकर के उसका स्वागत की होगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को पूछूँ डिस्टेंस क्या होता है, तो आप लोग यार अब बताओ, अब तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, डिस्टेंस इज पाथ डिपेंडेंट एंड डिस्प्लेसमेंट इज पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो देखो अगर मैं डिस्टेंस पूछूं भोलू भुलक्कड़ का, तो देखो जितना भी एक्चुअल पाथ जो पाथ पे गया सबको ऐड कर देना है। देखो यहाँ से यहाँ तक गया 20, ठीक है, फिर 30 वापस आया, फिर 20 आगे गया, फिर 20 पीछे गया, फिर 20 और 10, 30 और 15 सबको जोड़ देना है। समझ रहे हो कि नहीं? तो टोटल जो एक्चुअल पाथ है, जितना भी पाथ जिगजैग जैसे भी गया होगा उसको ऐड कर देना है, वो अपना डिस्टेंस होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ डिस्प्लेसमेंट का ना, तो सिंपल सा बात है कि डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो पाथ पे इंडिपेंडेंट होता है। इट मीन्स ये नहीं देखेगा कि भोलुआ अपने कहाँ से कहाँ गया, इससे कोई मतलब नहीं है। बस देखेंगे भोलू से पूछेंगे 2 सवाल, बोले अच्छा कौन सा, कि बताओ भोलू तुमको कहाँ जाना है? बोला एयरपोर्ट जाना है। कहाँ से जाना है? घर से जाना है। बस तुम कहीं बजाओ, कुछ भी करो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। कहाँ से जाना है? अच्छा घर से कहाँ जाना है? एयरपोर्ट जाना है। इसको मिलाने वाला जो स्ट्रेट सबसे छोटा पाथ होगा वही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो कितना होगा? 20, 10, 30, 40 और 5, 45। देखो 45 किलोमीटर। बोले अच्छा सर पहला वाला कहीं नहीं निकाले, वो आप लोगों के लिए छोड़ दिया गया है, आप लोग निकालो यार। तो देखो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। इसका न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।